हेलो एवरीवन, ये जो हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही है, आज हम उसका चैप्टर नंबर 9 करेंगे। इसके दो ही चैप्टर रह गए हैं, चैप्टर नंबर 9 और एक लास्ट चैप्टर बचता है आपका चैप्टर नंबर 10। उसके बाद ये आपकी क्लास 6 की जो हिस्ट्री है ये खत्म हो जाएगी। तो मैंने ये सोचा कि पहले ये दो जो चैप्टर्स है इनको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास 7 का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्लास 8 करेंगे और साथ ही में PYQ जो है आपकी हिस्ट्री के वो भी सब कराऊंगी। और उसके बाद आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी PYQ में बार बार पूछे जा रहे हैं, वो सब हम कवर करेंगे। तो पहले उसमें हिस्ट्री कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, पूरी बुक्स आपने पढ़ी हैं, तो उसके लिए काफी अच्छा हो जाएगा कि आपका रिवीजन और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अपना ज्योग्राफी और पॉलिटी स्टार्ट कर लेंगे। तो अब ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य, इसमें किसके बारे में बात करी गई है? इसमें जो बात करी गई है वो राजा समुद्रगुप्त के बारे में बात करी गई है। उनकी प्रशस्तियां, मतलब जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि क्या बताती हैं प्रशस्तियां। प्रशस्तियां क्या होती हैं? जो अभिलेख होते हैं, जो कि राजाओं के बारे में ये लिखे हुए होते हैं, जो चीजें मिली हैं उनसे रिलेटेड, उस टाइम पे जो सामान मिलता होता है, कुछ सिक्के हो गए या कुछ और चीजें हो गई। जैसे कि आपने म्यूजियम में भी देखा होगा कि पुराने राजाओं की कहीं पोशाकें रखी रहती हैं, तो आप उनसे भी आइडिया लगाते हैं कि उस टाइम पर ये किस तरीके से रहते होंगे, क्या इनका रहन सहन था, क्या इनका ड्रेसिंग सेंस था। तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो प्रशस्तियों में आती हैं, ठीक है। अब ये एक बच्चा है, ये इसको अपने स्कूल में एक रोल मिला है जिसमें उसको समुद्रगुप्त बनना है, तो वो काफी एक्साइटेड है उस चीज के लिए। लेकिन उसे तब ज्यादा हैरानी हुई जब उसे पता चला कि उसे बैठकर वीणा बजानी है और कविता का पाठ करना है। तो वो ये सोचता है कि ये किस तरीके का राजा होगा जो इसे, तो ऐसा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, राजा के अपने भी शौक होते थे, वो संगीत भी गाते थे, वीणा भी बजाते थे, युद्ध भी करते थे, सभी कुछ करते थे। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे आज, वो राजा समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है उन पर खुदे हुए एक लंबे अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। और इनके बारे में कवि जो थे वो एक मंत्री भी रहे थे, हरिशेन, इनके दरबार में। तो उन्होंने एक काव्य के रूप में भी इनकी रचना करी है, ठीक है। प्रशस्ति जो एक अभिलेख होता है उसको प्रशस्ति कहते हैं, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्रशंसा, मतलब किसी के बारे में प्रशंसा करना, ठीक है। और क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, तो अगर पहले के टाइम पे ये चीजें नहीं लिखी गई होती तो हमें आज कैसे पता चलता वहां के टाइम के लोगों के बारे में। तो इसलिए इस तरीके की प्रशस्तियां लिखने का भी वहां पर प्रचलन था। अब ये तो था ही, और जो गुप्त काल आया आगे, उसमें इसका जो वैल्यू थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में। ये क्या है कि ये हमें क्या बताती है कि कवि ने इनमें राजा के एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा करी है समुद्रगुप्त की। उन्होंने इतनी प्रशंसा करी है कि उन्होंने समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बताया है। और प्रशस्ति में उन्होंने बहुत लंबे लंबे वाक्य दिए हैं उनकी, मतलब उनकी तारीफ, कहते हैं ना कि तारीफ के पुल बांधे हुए हैं, बहुत तारीफ करी है, इतनी करी है कि उनको और ईश्वर के दर्जा दे दिया है उनको, ठीक है। अब उसी तरीके का यहाँ पर आप एक ये प्रशस्ति है जो कि योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई है, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण भी अत्यंत सुंदर दिखता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक राजा है, जब वो युद्ध में लड़ता है, जीतता है, तो उसके शरीर पे कितने घाव आते हैं। ऐसे नहीं है कि वो बस अच्छे से तैयार होके गया, भाई मेकअप वेकअप करके युद्ध लड़ने के लिए उसको हराया और आ गया, ऐसा नहीं होता है। उसको भी बहुत हद तक वो घायल हो जाता है कि उसके भी प्राण संकट में आ जाते हैं, तब जाकर वो युद्ध को जीतता है। तो ये एक तरीके से उनकी ये प्रशंसा करी गई है इस लाइन में कि उनके शरीर पर इतने निशान है, लेकिन वो इतना सुंदर लग रहे हैं, बहुत, मतलब ये निशान उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। अब अगर हम ये मानचित्र है, यहाँ पर एक मैप है, इसमें आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये पर्पल वाला पार्ट है, ये क्या बता रहा है? ये आंतरिक राज्य को दर्शा रहा है। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये बाहरी राज्य को बता रहा है, और आर्यव्रत जो ये है ये आर्यव्रत को दर्शा रहा है, ठीक है। अभी ये जो ब्लैक पोर्शन में ये तो सारे हो गए नगर,
और ये वाले जो रेड है ये कौन से हो गए, ये गुप्त वंश में जो जीते थे ये वो वाले नगर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप यही पढ़ेंगे जैसे कि मानचित्र में हरे रंग का जो क्षेत्र है वो आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जो हमने देखा था ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वो पोर्शन है जो कि समुद्रगुप्त ने हराकर इनको अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो दक्षिणापथ के बाहर शासक आते हैं, इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। जो आपने देखे थे ना रेड डॉट्स, उनकी बात हो रही है। तो समुद्रगुप्त ने इनको हरा दिया था लेकिन इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी कि अब आप फिर से शासन कर सकते हैं। और जो बैंगनी रंग से रंगा हुआ है इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और जो वह इलाकों के शासक होते थे जो नीले रंग से रंगा गया है उसमें कौन आते हैं, कुषाण और शक वंश के थे। ये श्रीलंका के भी शासक थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया था। मतलब इन्होंने क्या किया था, ये जो ब्लू में थे इन्होंने अपनी हार स्वीकार करी थी और जितनी भी इनकी लड़कियां थी उनका विवाह समुद्रगुप्त के, जितने भी, ये अकेले नहीं होते हैं, इनके तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनमें उनकी विवाह किया था। अब वंशावली की बात करते हैं। वंशावली क्या होती है कि वंश होता है ना कि इस वंश के हैं, माता किधर वंश की है, पिता का क्या वंश है, और उनका जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहते हैं, दादा परदादा पिता माता के बारे में, ये सब कौन बताता है, ये प्रशस्ति में बताती है वंश के बारे में। ठीक है, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। इनकी समुद्रगुप्त की माता की बात करते हैं तो माँ कुमार देवी थी जो कि लिच्छवी गण की थी, और जो पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। चंद्रगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण करी थी, और समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, और इसी के बाद जो उनका वंश था वो धीरे धीरे बढ़ता गया था। मतलब पहले राजा, फिर राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो इस तरीके से ये चीज चलती रही थी। अब जो उनके बेटे थे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली जो थी उनकी पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। अब जो अभिलेख और सिक्के थे उनसे इस बारे में पता चला है। उन्होंने पश्चिम भाग में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था, और बाद में ऐसा विश्वास किए जाने लगा कि उनका जो दरबार था उसमें सारे के सारे विद्वान ही थे। मतलब जितने भी विद्वान लोग थे वो उनके दरबार में थे। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त के बेटे थे। अब 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर बात करते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित्र की। हर्षवर्धन, हर्षचरित्र क्या था, हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख और सिक्कों से जानकारी पता चलती है, उसी तरह कुछ और भी ऐसे शासक थे जिनके बारे में पता चला है, जिसमें कि एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके जो दरबारी कवि थे बाण भट्ट, उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी है, हर्षचरित्र लिखी है जिसे कहा गया है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। मतलब इन्होंने, जो उनके कवि थे बाण भट्ट, उन्होंने एक जीवनी लिखी जिसका नाम क्या था, हर्षचरित्र। ठीक है, इन्होंने उस जीवनी में जब से वो हुए, उनका वंश किस तरीके से चला उसके बारे में, और जब तक वो राजा बने तब तक का सारा ब्यौरा उन्होंने उसमें प्रशस्ति में दिया हुआ है। जो चीनी यात्री थे ज़ुएंग, जिनके बारे में हमने चैप्टर लास्ट में पढ़ा था, काफी समय हर्ष के दरबार में वो रहे और उन्होंने वहां बहुत कुछ देखा था, जिसका उन्होंने वर्णन भी किया है कि जो हर्ष थे वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उन्होंने थानेसर के राजा बने थे वो,
और जो उनके बहनोई थे, बहनोई मतलब उनके बहन के जो हस्बैंड थे वो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था और बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। मतलब जब उनके बहनोई को मार दिया गया युद्ध में तो उन्होंने क्या किया था, जो कन्नौज था उसको भी अपने राज्य में ही मिला लिया और अपने राज्य में मिलाने के बाद उसने उस पर बंगाल पर आक्रमण किया। तो मगध तथा बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मगध और बंगाल को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। मतलब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उन्हें इतनी सफलता यहाँ पर मिली है, बाकी राज्यों में उनको उतनी सफलता नहीं मिली थी। अब जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। अब ये क्या है, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। अब प्रशस्तियां मतलब अब आप इनके बारे में जानेंगे। अब तक आपने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लिया और ये अब आप पल्लव और इनके बारे में बात करेंगे। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था और जो चालुक्य का राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। मतलब ये कहाँ कहाँ पर इनका राज्य था ये बताया गया है। अब चालुक्य की राजधानी कौन सी थी, ऐहोल थी उनकी राजधानी और ये एक व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र भी था और धार्मिक केंद्र भी बन गया था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे और जो चालुक्य थे वो एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाते थे जो समृद्ध शहर थे। मतलब ये आक्रमण किस तरीके से करते थे, ये उस जगह को सबसे ज्यादा आक्रमण करते थे जो समृद्ध थी, वहां पर आक्रमण करते थे और उसको निशाना बनाते थे। अब पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमने दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलाया है। इसमें उनके पूर्वज खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है क्योंकि ये जो पुलकेशिन थे इनको राज्य जो मिला था अपने वो चाचा से मिला था उनको ये राज्य, और इनकी प्रशस्ति में इनके पूरे वंश का पता चल जाता है। अब रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों पर अपने अभियान चलाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का आनंद का अर्थ आनंद होता है और कवि का ये कहना था कि जब उनकी पराजय हो गई थी तब वो हर्ष में मतलब आनंद में नहीं रहे थे। अब जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था उन्होंने, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। मतलब उन्होंने जब आक्रमण किया तो कहीं और जगह नहीं थी तो इसकी जो दीवार थी उसके पीछे उन्होंने अपनी जगह ली थी। लेकिन जो उनकी विजय थी वो बहुत ही थोड़े समय के लिए थी क्योंकि लड़ाई से जो अब लड़ाई करने में ऐसा नहीं होता कि जो जीतता है वो हमेशा ऊंचा रहता है और जो हारता है उसी का नुकसान होता है। जो जीतता है उसका भी नुकसान होता है। वो तो लास्ट टाइम तक सिचुएशन बन जाती है कि हाँ भाई तुम जीत गए, लेकिन नुकसान दोनों का बराबर ही होता है। तो राष्ट्रकूट और चोल वंशों के समाप्त कर दिया था मतलब अंततः इन दोनों ने, जो कि आप अब जो 7th की क्लास है उसमें आप बाकी और ज्यादा स्टडी करेंगे डिटेल में। अब इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, मतलब राज्यों के बारे में तो आपने पढ़ लिया, अब इनका प्रशासन कैसे चलता था अब आप इस बारे में पढ़ेंगे। अब जो थी प्रशासन की जो सबसे पहली इकाई होती थी वो गांव होते थे। धीरे धीरे कई नए बदलाव आए, चेंजेस आए, तो राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। मतलब उन्होंने क्या कहा, जो लोग होते थे जितने होते थे उनका समर्थन लेना चाहा, जो कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तरीके से सैन्य शक्ति, सैन्य मतलब जिनको ये सैनिक वाली जो होते हैं ना कि लड़ाई में जितने भी सैनिक लड़ते हैं वो शक्ति उनके पास थी या उनको आता था वो तरीके के औजारों को यूज करना, ये सब। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए थे। मतलब अनुवांशिक मतलब अगर पिता है तो उसका फिर बेटा भी आ गया, फिर उसका बेटा भी आ गया, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया अनुवांशिक। ठीक है, जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आता है कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। कभी ऐसा होता है कि अगर यही व्यक्ति है तो ये इस पद पर भी है, इस पद पर भी है, इस तरीके से भी ये कार्य करता था। जैसे कि यहाँ पर जो हरिशेन थे वो एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारात्मत्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री और एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों को भी मंत्री था। अब आगे देख लेते हैं कि वहां की स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी यानी व्यापारियों के काफिले का नेता,
प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार और कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे, मतलब इन इन जगहों पर ये प्रधान थे। अब यहाँ पर देख रहे थे कि इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि वे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते। पहले क्या होता था कि वो एक राजा के अंडर में आते थे, लेकिन वो अलग रहते रहते भी इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाते थे कि वो वहां से निकलकर अपना एक अलग राज्य बना लेते थे। ठीक है, स्वतंत्र राज्य हमने स्थापित कर लेते थे। अब एक नए प्रकार की सेना, अब ये नए प्रकार की सेना क्या है कि कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे। सुसंगठित मतलब अलग राजाएं हैं तो उसमें अलग अलग सेना है। ठीक है, एक साथ है वो सारी चीजें, जिसमें क्या क्या होते थे, जिसमें हाथी हो गए, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही, ये सारे हो गए। और कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक से सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों का, इनको क्या करता था, ये कोई सैलरी तो देते नहीं थे, तो क्या करते थे, एक जमीन का टुकड़ा, एक भूमि उनको दे दिया करते थे और उनसे फिर वो कर वसूल के अपनी रोजी रोटी चलाते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल भी करते थे और युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे, जिसे कहाँ ये भी शासक दुर्बल होते थे तो वे सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर कोई भी राजा है, सपोज ये राजा है, वो अभी उतना प्रभावशाली और उतना शक्तिशाली नहीं है, तो ये सामंत क्या करते थे, अगर ये दुर्बल होता जा रहा है ना, तो वो यहाँ से निकल के सोचते थे कि हम एक अपना एक स्वतंत्र राज्य बना ले। यही है कि स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब यहाँ पर देखते हैं दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा होती है। इसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप सभापति, उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई थी। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था, मतलब जिनकी भूमि थी और जो व्यापार करते थे वो उनका ही कंट्रोल था इसमें। और स्थानीय बहुत सारी सभाएं वहां पर इस तरीके की होती रहती थी। अब उस जमाने के आम लोग किस तरीके की हुआ करते थे, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। जैसे कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह होती कि राजा और जो अधिकांश ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि जो और लोग होते थे जैसे कि महिलाएं हो गई वो प्राकृत बोलती थी। और जो प्रसिद्ध नाटक जैसे कि ये है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें ये नाटक क्या है, इसमें जो दुष्यंत नाम का राजा था और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। और ये भी है कि गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों ने किस तरीके का दुर्व्यवहार किया था। अब यहाँ पर ये एक स्टोरी है जो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। एक मछुआरे को अंगूठी मिली। अब जो मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिल गई थी और यह अंगूठी वो राजा ने शकुंतला को भेंट करी थी, जो वो खो गई थी। और उसे एक मछली निकल गई थी। जब उस मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा था और उसको देखा था, तो वहां से उसको वो अंगूठी मिली। अब उसने क्या करा, वो अंगूठी को लेकर राजा के पास गया। राजा को उसने दिखाया कि राजा मुझे ये अंगूठी मिली है। तो द्वारपाल ने भी उस पर चोरी का आरोप लगा दिया और जो पुलिस अधिकारी थे वो भी उसकी यहाँ पर बुरी तरीके से पेश आया। लेकिन जब उसने वो अंगूठी राजा को दी तो राजा बहुत खुश हुआ और उसे इनाम भी दिया। अब जब उसे इनाम मिल गया तो द्वारपाल और जो वो था पुलिस वाला, वो उसके पास आ गया, बोले इसका हिस्सा हमें भी दो, थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दो, हमारी वजह से तुम राजा तक पहुंचे। मतलब वो वाली बात आ जाती है ना। तो यहाँ पर यही स्टोरी में है। अब ये जो चीनी तीर्थ यात्री थे, इन्होंने क्या किया था, उन लोगों की दुर्गति पर भी ध्यान दिया गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था और वे लिखते थे अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे। मतलब ऐसे उसे मारते हुए आते थे कि हाँ हम लोग अंदर आ रहे हैं, जिससे कि सब लोग सतर्क हो जाए और दूर दूर हो जाए, जिससे कि ये किसी को छू ना सके। ठीक है। अब राजा की सेना, राजा एक बड़ी मात्रा में सामान लेकर चलते थे हमेशा। अब राजा जब निकलते थे तो जितना भी अपने जानवर हो गए, जितना भी खाने का सामान हो गया, वो सब एक जगह से दूसरी जगह पर निकलते थे। और रास्ते में जितनी जगह से निकलते हुए जाते थे, जो गांव वाले होते थे उनका आदर सत्कार करते थे, उन्हें उपहार देते थे, जानवरों को भी चारा करते थे।
पर ये सेनाएं जब निकलती थी ना तो अपने पीछे बहुत सारा नुकसान करती हुई जाती थी। वो क्या था कि जो गांव वालों की झोपड़ी थी वो हाथी को चल डालते थे, व्यापारियों के काफिलों पे जो बैल होते थे वो इतने हलचल के माहौल से डरकर भागने लगते थे, तो वो इधर उधर सब धूल फैला देते थे और उसको खराब भी कर देते थे। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमारा सिर्फ लास्ट चैप्टर बचता है, चैप्टर नंबर 10, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, यूजफुल है, तो आप वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए कि जो लोग एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। थैंक यू।